दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के चीन के साथ रिश्तों की और भारत के दुनिया भर के देशों के साथ रिश्तों की, खासकर 2014 के बाद से, जब से हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की सत्ता संभाली है। दोस्तों हमारी मीडिया जो है वो कुछ दिनों पहले तक बोलती थी, जब मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड ट्रंप साहब से मोदी जी की बड़ी अच्छी दोस्ती थी, तो मीडिया कहती थी कि ट्रंप मोदी एक्शन में, शी जिनपिंग टेंशन में। और उसके बाद में जब से मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड ने भारत के ऊपर जो टेरिफ बॉम्ब फोड़ा है, उसके बाद में मीडिया बोलने लगी कि शी जिनपिंग मोदी एक्शन में और ट्रंप साहब टेंशन में। तो ये वही शी जिनपिंग है जो जिनके साथ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी झूला झूलते थे, जिनका हम स्वागत करते थे। लेकिन अगर पास्ट में जाकर के आप देखिए तो भारत के साथ जो चीन के रिश्ते हैं, जो चीन ने भारत के साथ व्यवहार किया है, उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि खाली मैं ये नहीं कह रहा हूं, वो चीन जिसके बारे में अभी कुछ दिनों पहले तक डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह जी ने क्या कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो लड़ाई भारत के पाकिस्तान के साथ हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ नहीं है, हम तो चीन के साथ लड़ रहे हैं। ये डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह जी ने कहा था। यानी कि पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन उन्होंने चीन को बताया था। और वो चीन जिसने अरुणाचल प्रदेश में गांव के गांव बसा दिए, पता नहीं हमारी कितनी जमीन पर उसने कब्जा कर लिया। पेंगोंग लेक पर जो हमारी फिंगर 8 तक हम चले जाते थे, फिंगर 4 तक हमारा कब्जा था, उसके बाद में वो किस फिंगर तक घुस आया, उसके बारे में, फिंगर 1 तक घुस आया, उसके बारे में पूरे देश को पता है। देखिए मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, अगर भारत के चीन और अमेरिका के रिश्तों की हम बात करेंगे तो मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, उन्होंने इस वजह से हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, टैरिफ बॉम्ब फोड़ा कि हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। लेकिन क्या रशिया से चाइना ऑयल नहीं खरीद रहा है, बल्कि जुलाई 2025 में चाइना ने रशियन ऑयल की खरीद को बढ़ा दिया और भारत ने जो रशिया से जो हम तेल खरीद रहे थे उसको जुलाई में कम कर दिया। लेकिन फिर भी चीन के ऊपर नहीं, भारत के ऊपर टैरिफ बम फोड़ा गया। ऐसा क्यों हुआ? और आयरनी देखिए कि जब ट्रंप साहब हमारी इकोनॉमी को कमजोर करते हैं, हमको ग्लोबल फॉर्मेट पर बार बार ये बोलते हैं कि उन्होंने जो है सीज फायर करा दिया, सीज फायर करा दिया, तो ट्रंप साहब के साथ इतनी हमदर्दी क्यों है कि कॉटन इंपोर्ट को, जो कि 31 दिसंबर कॉटन इंपोर्ट पर जो ड्यूटी फ्री कर दिया मोदी साहब ने 31 दिसंबर 2025, ऐसा प्राइम मिनिस्टर साहब क्यों कर रहे हैं? एक तरफ तो हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगेगा और जो 11% इंपोर्ट ड्यूटी कॉटन पर थी उसको हम सस्पेंड कर देते हैं। ये एक तरफा मोहब्बत क्यों है ट्रंप साहब के साथ, ये हमको सोचना पड़ेगा। हम ये देखते हैं कि ये मामला सिर्फ जो है वो ट्रंप साहब के टैरिफ का नहीं है, बल्कि प्रॉब्लम उससे बड़ी है। एक शेर है ना कि जिसमें कहा गया है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा। मैं बताऊं कि काफिला क्यों लुटा? तेरा राहजनों से था वास्ता, मुझे राहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आपने नमस्ते ट्रंप किया, जनता ने आपको सर पर बिठाया। हाउडी मोदी हुआ, पूरे देश को गर्व हुआ, हालांकि एक सेल्फ मार्केटिंग थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। कभी अब की बार ट्रंप सरकार के नारे गूंजे तो कभी बोंजो मोदी हुआ, तो कभी बंद रोशनी में प्राइम मिनिस्टर साहब स्टेडियम में एंटर करते हैं और पूरा स्टेडियम खड़ा होकर के उनका स्वागत करता है, तो देश को लगता है कि ग्लोबल फॉर्मेट पर प्राइम मिनिस्टर साहब जो है अच्छे रिश्ते बना रहे हैं ताकि हमारा ट्रेड में आसानी हो, तमाम चीजों में आसानी हो। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि इंडिया की जो यूएस के साथ रिलेशनशिप है पिछले 11 सालों से, मोदी साहब के जो बेस्ट फ्रेंड है, उसके अलावा अगर हम चाइना के साथ भी अगर हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रीसेट कर रहे हैं तो हमको ये देखना पड़ेगा कि भारत और चाइना के बीच में पिछले 6-7 महीनों से जो हो रहा है, दैट लुक्स ल्यूक्रेटिव, कि सैनिकों को वापस बुलाया गया,
संबंधों में सुधार हो रहे हैं, उड़ानें फिर से शुरू हो रही हैं, व्यापार में हलचल हो रही है, प्राइम मिनिस्टर साहब शी जिनपिंग के साथ मुस्कुरा रहे हैं। बट बीनेथ द रिबन कटिंग ऑप्टिक्स लाइज अ पोटेंशियल रीसेट दैट ड्राइव्स इंडियाज लीवरेज डाउनवर्ड। मतलब ये हुआ कि इस दिखावे के पीछे एक संभावित बदलाव छुपा है जो भारत की स्थिति को नीचे की ओर खींचता है। अब जो टिएनजिन में की जो समिट हुई थी उसकी पृष्ठभूमि में इंडिया और चाइना के बारे में हर एक प्लेजेंट क्लेम्स फैक्ट्स के संपर्क में आते ही क्यों ध्वस्त हो जाते हैं। The first and the loudest claim of a reset is that border is stable again. After years of tension following Galwan in 2020, अधिकारियों का कहना है कि पेंगोंग सो, गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स में सैनिकों की वापसी पूरी हो गई। डेप्सांग और डेमचौक पर समझौतों का सफलता के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। अगस्त 2025 में, यानी कि जो अभी पिछला महीना गया है, नेताओं ने एलएसी पर शांति और सौहार्द की गंभीरता पूर्वक पुष्टि की है। लेकिन अगर बयानबाजी से पर्दा हटाएं तो सच्चाई बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। भारत ने जो एक्सेप्ट किया है वो बफर जोन है, यानी वो गश्ती क्षेत्र नहीं है जहां हम कभी आजादी से गश्त किया करते हैं। As per the article published in Indian Express on 2 September 2025, यानी कि 2 सितंबर 2025 को इंडियन एक्सप्रेस अखबार में एक आर्टिकल पब्लिश होता है। उसके हिसाब से दशकों तक हमारी कथित एलएसी पर जाने वाली भारतीय गश्त अब रुक गई है। जो गश्त कभी एक तरफा होती थी वो अब चीन की सहमति के साथ कोऑर्डिनेट होती है। और सबसे ज्यादा तकलीफदेह बात तो यह है कि इससे पहले हमको सूचना देनी होती है, यानी कि द स्टेटस को एंटी हैज नॉट बीन रिस्टोर्ड, मतलब यथा स्थिति अभी तक बहाल नहीं हुई है। अब अगर हम बात पीएलए की करते हैं, इस बीच पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली है। इसने तिब्बतन प्लेटो पर डुअल यूज वाले गांव, हेलीपोर्ट, सभी मौसमों में काम आने वाली सड़कें और मजबूत रनवे बनाए हैं। होटन और नागरी स्थित सैन्य ठिकानों का विस्तार हुआ है, जिससे सेना का मोबिलाइजेशन टाइम बहुत ही नाटकीय रूप से कम हो गया है। सो आई वुड से दिस इज नॉट अ डी-एस्केलेशन. What we are witnessing is strategic shrinkage dressed up as stability. मतलब ये de-escalation नहीं है, बल्कि हम जो देख रहे हैं वो स्थिरता के नाम पर एक राजनीतिक सिकुड़न है। The second plank of the recent reset, जो हमारी बात हो रही है चाइना से, या जो हम बड़ी गुडी गुडी हो रहे हैं शी जिनपिंग के साथ, उसको अगर हम इकोनॉमिक्स के उससे देखेंगे तो डायरेक्ट फ्लाइट्स भी रिज्यूम हो रही हैं अब 5 साल के बाद से। चीनी नागरिकों के लिए इंडियन वीजा फिर से इशू किए जा रहे हैं। एंड बीजिंग हैज लिफ्टेड सर्टेन एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस ऑन रेयर अर्थ फर्टिलाइजर्स। फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025 में बायलैटरल ट्रेड बढ़कर लगभग $132 बिलियन हो गया है। अब yet these developments only underline the asymmetry. अब ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, चाइना के साथ भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है वो रिकॉर्ड स्तर पर लगभग $100 बिलियन के पार हो गया है। दूसरी तरफ जो हमारा ट्रेड सरप्लस यूएस के साथ था वो बहुत हद तक के चाइना के ट्रेड डेफिसिट को ओवरकम कर देता था। अब अगर हम कुछ क्रिटिकल सेक्टर्स की बात करें, जैसे फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सोलर मॉड्यूल्स हैं, इनमें से इंडियन सप्लाई चेन्स डेंजरसली एक्सपोज्ड हैं। नियरली 70% ऑफ द बल्क ड्रग इंग्रेडिएंट्स आर स्टिल सोर्स्ड फ्रॉम चाइना। बैटरीज एंड सेमीकंडक्टर्स जैसे कि एडवांस टेक्नोलॉजी में हम बीजिंग पर बहुत हद तक आज की तारीख में निर्भर हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि when China eases curbs, it is not at all making concessions, यानी कि जब चाइना जो है वो प्रतिबंधों में ढील कर देता है तो वो कोई रियायत नहीं दे रहा है। Basically, it is loosening walls that it has itself tightened, and the message is very clear
कि आपकी डिपेंडेंसीज का लीवर हमारे हाथ में रहेगा। ये चाइना क्लियर कट मैसेज दे रहा है। आज वो खुले हैं तो वो कल बंद होंगे। दरअसल जो अगर हम बात करें स्पेशल फर्टिलाइजर्स हैं जैसे, तो उसके ऊपर तो नए प्रतिबंध हमारे लिए पहले से ही तैयार हैं और उसका इंतजार हो रहा है। मुझे लगता है कि अक्टूबर में लग जाएंगे। एंड द थर्ड आर्गुमेंट फॉर द रीसेट इज पॉलिटिकल सिंबोलिज्म। आफ्टर 7 years ऑफ फ्रीज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने केंजिन में मुलाकात की। बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि हमको राष्ट्रवाद और राष्ट्रहित में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और भारत और चीन को प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि साझेदार घोषित किया गया प्राइम मिनिस्टर द्वारा। और उन्होंने आपसी सम्मान, विश्वास और संवेदनशीलता की बात की। रशिया, इंडिया एंड चाइना का जो ट्राइलेटरल फॉर्मेट है दैट हैज बीन रिव्यूड। ब्रिक्स और एससीओ को नए सहयोग के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। बट स्लोगन्स डू नॉट डीमिलिटराइज रनवेज। ये बहुत अच्छा एक फ्रेज है जो मैंने किसी अखबार में पढ़ा था। जहां नेता लोग कैमरे के लिए मुस्कुरा रहे थे, वहीं सैटेलाइट इमेजनरी से ये पता चलता है कि तिब्बत में पीएलए के अड्डे मजबूत रसद केंद्रों और नए हेलीपैडों के साथ और मजबूत हो रहे हैं। इंडियन ओशन में चीनी पनडुब्बियों की घुसपैठ जारी है। इस्लामाबाद में चीनी हथियारों की आपूर्ति पाकिस्तान की सैन्य बढ़त को और गहरा कर रही है। यूएन में बीजिंग भारत के काउंटर टेररिज्म की पहल को अवरुद्ध या कमजोर कर रहा है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड फॉर इंडिया द डेंजर इज रेप्यूटेशनल। हमारी एक ग्लोबल फॉर्मेट पर भारत की हमेशा से एक रेप्यूटेशन रही है। दुनिया भर के देश, चाहे वो वॉशिंगटन हो, टोक्यो हो, कैनबरा हो, ब्रुसेल्स हो या कोई भी देश हो, आर क्रेडिबिलिटी विद द पार्टनर्स, हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो इस धारणा पर टिकी है कि हम बीजिंग के लोकतांत्रिक प्रतिपक्ष हैं। चीन के साथ साझेदारी की घोषणा करके हम इस आधार को धुंधला करते हैं, सहयोगी विश्वास को कमजोर कर देते हैं और अपनी बार्गेनिंग पावर को डाइल्यूट करते हैं। एंड द डिफेंडर्स ऑफ द रीसेट एंड विद अ मॉडेस्ट क्लेम, यानी कि जो अभी भारत और चीन के साथ हो रहा है उस रीसेट को, यानी कि उस बदलाव को जो लोग डिफेंड कर रहे हैं वो एक क्लेम करते हैं। वो कहते हैं कि ये बेसिकली एक झुकाव नहीं बल्कि इंक्रीमेंटल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है। लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तभी रियल होती है जब ये विरोधी की जबरदस्ती करने की क्षमता के इरादे को कम करती है। हियर नाइदर है चेंज, यहां पर अब कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। मतलब पीएलए का जो बुनियादी ढांचे की अगर हम बात करें तो वो मजबूत हुआ है, सिकुड़ा नहीं है। भारत की डिपेंडेंसीज बढ़ी हैं, कम नहीं हुई हैं। पाकिस्तान के साथ चीनी जो संबंध हैं वो घनिष्ठ हैं, कम नहीं हुए हैं। बीजिंग की इंडो पैसिफिक एम्बिशंस विस्तारवादी बनी हुई हैं, संयमित बिल्कुल नहीं है। व्यवहार में ये जो रीसेट है ये बीजिंग को ये एक समय प्रदान करता है टू कंसोलिडेट गेन्स, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और हमारी निर्भरता को गहरा करने का। अब देखिए कि जो टैक्टिकल फ्लॉज हैं उनके परे एक गहरा खतरा भी छिपा हुआ है। नेशनल एमनीजिया रीसेट के नैरेटिव को अपनाकर भारत गलवान की स्मृति को मिटाने का जोखिम उठा रहा है। जहां 2020 में हमारे वीर 20 सैनिक शहीद हुए थे, ये बलिदान बफर जोन और नारों के लिए नहीं था। हमारे सैनिकों ने जो बलिदान दिया था वो देश की संप्रभुता के लिए दिया था। इतिहास गवाह है कि अग्रेशन अनपनिश्ड इज अग्रेशन रिपीटेड। मैं फिर से बोल रहा हूं, इतिहास गवाह है कि अग्रेशन अनपनिश्ड इज अग्रेशन रिपीटेड। अगर बीजिंग ये मान लेता है कि भारत शिखर सम्मेलनों और व्यापार के बदले में मामूली नुकसान स्वीकार कर लेगा तो अगला संकट इस पर नहीं बल्कि इस पर निर्भर करेगा कि ये कब आएगा और इस पर हमको ज्यादा नुकसान हो सकता है। गलवान हमारी चीनी नीति का एक आधार मेरे हिसाब से बना रहना चाहिए। हमारे जो सैनिक हैं उनकी शहादत को हमको याद करना चाहिए। अब आप देखिए
कि अगर हम ये बोलते हैं कि जो भी ये बदलाव हो रहा है इंडो चाइना रिलेशनशिप में, सो रिजेक्टिंग दैट रीसेट डज नॉट मीन रिजेक्टिंग द डायलॉग। डायलॉग होना चाहिए, क्योंकि जो भारत की और चीन की जो भौगोलिक स्थिति है वो इस बात को सुनिश्चित करती है कि भारत को चीन के साथ बातचीत करनी रहनी चाहिए, बट इंगेजमेंट मस्ट बी ट्रांजैक्शनल, कंडीशनल एंड पेयर्ड विद कैपेबिलिटी बिल्डिंग। भारत को खुफिया जानकारी, निगरानी, ऑल वेदर लॉजिस्टिक्स और डिनायल कैपेबिलिटीज में निवेश करना चाहिए। हमको ये एक स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि बातचीत का स्वागत है, बट प्रिपेयर्डनेस इज परमानेंट। हमारी प्रिपेयर्डनेस जो है वो रहनी चाहिए। अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं कि जो हमारे थोड़ी सी पुरानी बात हो गई है, 7-8 महीने पुरानी बात हो गई कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि इंडियाज इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद चाइना हैज बीन लैकिंग बैलेंस। ये मैं तो बोल नहीं रहा हूं, ये तो एस जयशंकर साहब ने कहा था। और आगे वो बोलते हैं कि एज इंडियन गुड्स डू नॉट हैव द सेम मार्केट एक्सेस इन चाइना बट चाइनीज प्रोडक्ट्स एंजॉय इन इंडिया। और एस जयशंकर जी ने खुद अपनी ग्लोबल सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी के भाषण में जो कि जेनेवा में हुआ था वो कहते हैं कि वी डोंट हैव द सेम मार्केट एक्सेस इन चाइना। फाइनेंशियल ईयर 2024 में चाइना से जो इंपोर्ट किया गया था वो लगभग $100 बिलियन था, लेकिन सबसे बड़ी आयरनी है कि जो भारत से चाइना को एक्सपोर्ट किया गया था वो $16 बिलियन। अब ये जो ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा है, क्या इसको हम भूलेंगे? क्या गलवान में हमारे जो सैनिक शहीद हुए थे, क्या हम उसको भूलेंगे? हम खाली यूट्यूब चैनल्स को बंद करके क्या चाइना ने जो हमारे साथ किया है क्या हम उसको भूल सकते हैं? अब आप एक खेल समझिए। अ वर्किंग पेपर बाय द इंडियन एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर वाज पब्लिश्ड इन 2022। वो कहता है कि जब भारत से जो भी एक्सपोर्ट चाइना में किया जाता है तो चाइना तमाम तरह के टैरिफ बैरियर्स हमारे प्रोडक्ट्स पर लगाता है, मगर हम बहुत आसानी से चाइना की मदद करते हैं कि आइए और आप भारत में बिजनेस करिए। ये तो बाकायदा एक पेपर पब्लिश किया गया था 2022 में। एक लास्ट बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि बेसिकली जो प्राइम मिनिस्टर साहब के जो नारे हैं वो बहुत ल्यूक्रेटिव होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। भारत ने ये कहा था कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को हम अचीव करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, ये सराहनीय कदम है। एंड हैज इन्वेस्टेड $4.5 बिलियन टू कैटलाइज नेशन क्लीन एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन भारत के 80% सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स जो है वो चाइना से आते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने बड़े धूमधाम से मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था और फिर बाद में PLI स्कीम भी लॉन्च की थी। बहुत अच्छी बात है, पूरे देश ने इसका स्वागत किया था। हम लोग ने भी कहा था कि भाई गांधी जी की ये विचारधारा थी स्वदेशी वाली। और हमने जो PLI स्कीम लॉन्च की थी उसका जो ऑब्जेक्टिव था, इट वाज बेसिकली टू अट्रैक्ट द डोमेस्टिक एंड फॉरेन कैपिटल, and another objective was to transform India into the global manufacturing hub। मगर प्रॉब्लम ये है कि प्रधानमंत्री जी जब कुछ करना चाहते हैं तो जो वो करना चाहते हैं हो कुछ और जाता है। आपने PLI स्कीम का बजट पिछले साल 4,400 लगभग 90 करोड़ रुपए से बढ़ा करके 6,125 करोड़ रुपए कर दिया था फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन क्या आपको पता है कि द हिंदू ने 9 सितंबर 2024 को, यानी कि आज से लगभग ठीक एक साल पहले, उसमें एक आर्टिकल छपा था जिसके हिसाब से उसमें लिखा हुआ था कि द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री आर चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल डेटा कॉर्पोरेशन वर्ल्ड वाइड क्वार्टरली मोबाइल फोन ट्रैकर, साल 2023 में भारत में 5 सबसे बड़ी टॉप 5 स्मार्टफोन जो सेलिंग कंपनीज थी उसमें 4 जो थी वो चाइना से थी। इन कंपनीज ने अपना प्रोडक्शन जबरदस्त तरीके से बढ़ाया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की मदद से। अब मैं आपको बस एक चीज कह करके अपनी बात खत्म करूंगा कि द हिंदू में 30 जुलाई 2024 को एक खबर छपती है और उसकी 4-5 लाइनें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि चाइना हैज कंप्लीटेड एंड ऑपरेशनलाइज्ड अ ब्रिज अबाउट 400 मीटर्स कनेक्टिंग द नॉर्थ एंड साउथ बैंक्स ऑफ पेंगोंग लेक दैट अलाउज इट
to significantly cut the time needed to mobilize troops and equipment according to the new satellite images. तो कहने का मतलब ये है कि दुनिया भर के देश के जितने बड़े अखबार हैं वो बार बार इस बात पर हमको चेतावनी दे रहे हैं कि चाइना की विस्तारवादी नीति, बिजनेस में अगर हम बात करें तो चाइना सिर्फ अपना फायदा देख रहा है, और हम इस बार देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना के प्रीमियर के साथ झूला झूलें और चाइना और इंडिया के बीच में ट्रेड डेफिसिट बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।